जेईटी नहीं होगा, कोई जेईटी की करता तो ये सोचता है 1 साल में सीयूटी की नहीं होगी। नहीं सर, दोनों एग्जाम की नहीं करनी मुझे तो एक ही एग्जाम की करनी है ताकि मैं एक एग्जाम को अच्छे से कवर कर सकूँ। मुझे लगता है बहुत बढ़िया गजब का रिजल्ट रहा है बेटा, तेरा भी बहुत बढ़िया। नाइस। उमेश आप बताएं बेटा, आपका क्या सर मैं रिजल्ट सबसे पहले जेईटी 2030 का रिजल्ट बताना चाहूंगा, जी जी। जिसके अंदर मेरे 153 नंबर आए थे। केवल 153 नंबर आए थे? यस 23 में दिया था यस और इस बार क्या रहा? सर मेरे इस बार 374 है। जेईटी में 374 नंबर, 374, बहुत बढ़िया गजब का। कौन सी रैंक रही आपकी? सर 13 रैंक थी ऑल ओवर एयर भी रैंक, ओवरऑल राजस्थान में जनरल है और कैटेगरी रैंक कौन सी? सेकंड। सेकंड रैंक है। ऐसी कैटेगरी तो वहाँ पर रहा तो मुझे एक दो संडे को मोटिवेशन सेमिनार से बहुत शिक्षा मिली और बाद में मैंने ठान लिया कि करना है कुछ, इसलिए मैंने मोबाइल सब त्याग दिए और मन से काम किया, मन से काम। बहुत बढ़िया, बहुत मैं अपने आप को मैनेज किया उनके साथ। सर मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले मैं बेसिक से ही स्टार्ट कराया गया था सब कुछ। बिल्कुल। अगर मैं कार्बन का ये भी नहीं बताया, कार्बन 6 का आता है एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में, तो हमें इतना बेसिक से पढ़ाया गया था कि सब कुछ बेसिक ही मतलब आप जब आए तब आपको ये पता ही नहीं पीरियोडिक टेबल की पूरी बेसिक जानकारी नहीं थी? नहीं समझ। तो सब कुछ आपने यहाँ आके सीखा। अच्छा, बहुत अच्छे टीचर्स यहाँ हैं, तो बहुत अच्छे टीचर्स से टाई बेल्ट लगा रहे इसलिए हैं या बच्चों के साथ में उनका कम्युनिकेशन कैसा है? क्या एक गांव का बच्चा, किसान का बच्चा इस फेमस फैकल्टीज के साथ में अटैचमेंट उनका रहता है या खाली क्लास लेने का ही काम रहता है? आप बताइए। सर टीचर्स के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण मेरे को घर जाना पड़ा और उसका असर मेरे जेईटी के रिजल्ट पे पड़ा। जेईटी पे पड़ा। अगर जेईटी में अगर ये लास्ट के 5-7 दिन अगर ठीक रहता है इसका स्वास्थ्य और तो मुझे लगता है ये बच्चा 405 का आंकड़ा उसको 100% क्रॉस कर जाता है। हाँ डेफिनेटली, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, आपने पूरी साल अच्छी मेहनत की और 372 मार्क्स जो आपके आ रहे हो बड़ी बात है। और सीयूटी में आपके 552 नंबर है। फिर मोटिवेशन सेशन से हमारे ये फर्क पड़ता है कि जैसे भी कोई गेस्ट आते हैं और वो हमें अपनी जीवनी के बारे में बताते हैं तो हमें लगता है कि ये इतनी धरातल से उठकर इतने ऊंचे जा सकते हैं, तो उस हिसाब से हम भी कुछ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो आपको लगता सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे मेंटोर सर, जैसे मैंने बताया आपको कि आसमान सर थे, उनको मतलब टॉपर्स का जितना पता था ना कि ये टॉपर्स हैं, तो उनको ये भी पता था कि लास्ट पीछे से नीचे कौन है, क्योंकि जब भी मतलब टॉपर्स का नाम पूछते थे सर क्लास में, तो वो लास्ट वाले बच्चों को भी पूछते थे कि नीचे से सबसे नीचे कौन है, उनका नाम भी लिखते थे और उन पे विशेष करके ज़्यादा ध्यान देते थे। हर साल से जानना चाहूंगा क्योंकि आप टॉपर रहे हैं। कई बार बच्चे मुझे भी पूछते हैं कि अक्सर, अरे कि सर नेगेटिव खूब हो रहे हैं, मैं नेगेटिव कम कैसे करूँ? तो जिस दिन रिजल्ट का पता चलता है, रैंक लगती है, उसी दिन उसका मूड ऑफ हो जाता है। क्या आपका मूड ऑफ होता था या फिर आप अपने आप को उस लेवल पे ले गए थे कि जो कुछ हो गया अब अपने को पिछले टेस्ट की कमियों को निकालना है और आगे इम्प्रूव? टेस्ट के बाद हमारे आंसर की लग जाती थी प्रॉपर, तो हम उस टेस्ट में हमारे कितने मार्क्स आए, कितने नेगेटिव है, उनको प्रॉपर देखते थे और उसको सुधारने का प्रयास करते थे अगले टेस्ट में। बहुत अच्छे, उसकी वीडियो क्लिप आती है अपने पास, फिर उन बच्चों को मैं बुलाता हूँ। तो कई बच्चे ऐसे हैं कि एक मतलब चीटिंग एक ऐसा नशा है। मैं जब बच्चों को पकड़ा तो मुझे समझ में आ गया कि नशे के कई प्रकार हैं और चीटिंग करना भी एक नशा है। आजकल पेरेंट्स कहीं तो ये बोलते हैं सर आप बच्चे को रख लो, बस फोन छुड़ा देना, फोन छुड़ा देना, फोन छुड़ा दोगे तो मान लेंगे सिलेक्शन हो गया। तो रॉयल में क्या वास्तव में फोन छूट जाता है? सर जैसे एक बार मतलब हमारे केमिस्ट्री के सर हैं खान सर, उन्होंने मतलब बताया था हमें जॉब के बारे में, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर क्या क्या जॉब्स हैं, तो उन्होंने बताया था कि एससीएस जॉब है, एससीओ नाम से, एग्रीकल्चर कंजर्वेटिव फॉरेस्ट। रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ऐसे बच्चे जो विशेष करते हैं और मुझे लगता है कि आपसे मिलाना चाहिए, तो अक्सर मैं आपको मिलाता रहता हूँ। आज इसी कड़ी में आपको मैं इन चारों बच्चों से मिलाने जा रहा हूँ जो राजस्थान के अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं और इन बच्चों ने 12 महीने रह के रॉयल संस्थान में तैयारी की है। तो ये बच्चे आपको बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपने सपनों को साकार किया है और कौन कौन सी ऐसी विशेष बातें थी जिनकी इन्होंने पालना की और आज ये बच्चे यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। सबसे पहले आप बताएं बेटा। हर्ष सर मेरा नाम हर्ष गोदारा है, मैं श्री गंगानगर से बिलोंग करता हूँ। श्री गंगानगर में मैं श्री विजयनगर से हूँ और मेरे पापा जी फार्मर है और मैं आजीवन का स्टूडेंट रहा हूँ यहाँ पिछले साल। रघुनाथपुरा बैच में रहे? यस सर। रघुनाथपुरा हॉस्टल में रहे और आजीवन बैच का बच्चा है। आप बताएं बेटा। मेरा नाम अनुज मेहरा है और मेरे पिताजी का नाम मिस्टर राजेंद्र सिंह है और मैं झुंझुनू से बिलोंग करता हूँ। बहुत बढ़िया। और मैं पिछले साल आजीवन में मेरा मतलब पढ़ता था। अच्छा, आजीवन बैच के आप भी। आप बेटा? सर मेरा नाम उमेश कुमार सिसोदिया है, मैं आजीवन बैच से था और मेरे पिताजी नरसिंह दास सिसोदिया है और मैं ब्यावर से हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप भी हॉस्टल में रहे। आप बेटा? मेरा नाम कैलाश ढाका है, मैं नागौर जिले के कुचामन तहसील के छोटे से गांव रामपुरा से हूँ। सर मैं रॉयल इंस्टीट्यूट के साथ RG2 के में जुड़ा। मेरे फादर्स का नाम अर्जुराम ढाका है, वो एक फार्मर है। बहुत बढ़िया। ये मेरे घर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे ही है और गांव के आसपास का रहने वाला बच्चा है। बहुत बढ़िया। आपने देखा होगा सभी बच्चे अलग अलग जगह से हैं। बहुत बढ़िया। वहीं से शुरुआत करते हैं बेटा। आप रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में आए तो किन्होंने आपको गाइड किया? सर मैं जिस स्कूल से 12th की थी, रविंद्रनाथ टैगोर
कुचामन सिटी से उनके डायरेक्टर जगदीश राम जी कड़वा ने मुझे कहा कि जाना है तो रॉयल में ही जाना है, अच्छा। दूसरी जगह नहीं जाना है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। जगदीश जी नमस्कार आपको, और आपका बहुत बहुत आभार सर, आपने बच्चे को प्रॉपर गाइड किया। आप बेटा उमेश, आप बताएं आपको किसने गाइड किया? सर मैं सबसे पहले तो मेरी मामी जी को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को एग्रीकल्चर स्ट्रीम दिलाई थी। उन्होंने ही मुझे कहा था कि सब्जेक्ट लेना तो कुछ अलग ले, एग्रीकल्चर ले ले। अच्छा, और मैं जिस स्कूल से मैंने 11th-12th की थी वहाँ के एक सर ने मुझे बताया था, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैं उमेश जी सर को देना चाहूँगा जो मुझे यहाँ तक लेके आए थे। बहुत बढ़िया। उमेश जी आपका भी आभार, और आपकी मामी जी का भी कि आपने थोड़ा लीक से हटके बच्चे को सब्जेक्ट दिलाया। बहुत बढ़िया। आप बताएं बेटा। सर जैसे कि बात करते हैं, क्योंकि मैं 2022 में मैंने 12th पास आउट करी है, अच्छा तो उसके बाद मैंने किसी कोचिंग में ज्वाइन किया और मैं कहीं प्राइवेट कॉलेज में चला गया था। फिर वहाँ पे किसी एक लड़के ने मुझे, जहाँ से उसने यहाँ से क्रैश कोर्स किया था, अच्छा उसने मुझे बताया कि तू यहाँ क्या कर रहा है, रॉयल में चला जा। अच्छा, फिर मैंने आपका जैसे ऑनलाइन सर्च किया, बहुत बढ़िया। रिजल्ट वगैरह देखा, और मैंने घर वालों को बताया, तो फिर घर वालों ने भी एग्री किया और मैंने भी कोशिश की कि हाँ चलो वहीं चलते हैं। बहुत फिर बढ़िया। इसलिए मैं यहाँ पे आया। बहुत बढ़िया। आप बताएं बेटा। सर मैंने 10th पास आउट के बाद कोविड के कारण मैं कंफ्यूज था कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ 11th में। अच्छा तो फिर मेरे भैया जी ने मुझे गाइड किया कि एग्रीकल्चर ले। फिर मैंने 12th पास आउट की, तो उसके बाद मेरा पहले से ही मन था कि मेरे को लॉन्ग ईयर करना है। अच्छा तो फिर मैंने ऑनलाइन देखा, रॉयल को देखा, फिर मैंने पिछले साल के इसके वो पिछले साल के रिजल्ट देखे होंगे। सर पिछले साल के रिजल्ट देखे, फिर मेरे को बढ़िया लगा सर अदर कोचिंग से, तो फिर मैंने रॉयल को ज्वाइन किया। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप सभी लोग किसी न किसी के कहने पे या ऑनलाइन सर्च करके आप रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर आए। बहुत बढ़िया। हर आदमी का सपना होता है कि मैं अच्छा सब्जेक्ट लूँ और आगे अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ूँ, लेकिन उसके लिए आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम क्रैक करना होता है। हमारे एग्रीकल्चर लाइन में यदि आपको देश के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, पढ़ना है, तो CUT का एग्ज़ाम देना होता है, और अगर आप अपने स्टेट में पढ़ना चाहते हो तो JET का एग्ज़ाम देना होता है। रॉयल संस्थान 2011 से तैयारी करा रहे हैं। आज रॉयल संस्थान का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है पूरे देश के अंदर। मैं यहाँ शुरू में ही बताना चाहूँगा 2024 के हमारे रिजल्ट है। सबसे पहले 12th की बात करूँगा। 12th क्लास के अंदर रॉयल इंस्टीट्यूट से जो है 95% से ऊपर हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे, अगर मैं बात करता हूँ तो 5 बच्चे रहे, 90 से ऊपर 81, 85 से ऊपर 229 और 80 से ऊपर 367 367 बच्चे रहे। फिर आया आपका CUT का रिजल्ट। CUT में 550 से ऊपर, 500 से ऊपर, 450 और 400 से ऊपर बच्चे सैकड़ों में हैं, जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के हैं। मैं बात करूंगा बाद में CUT के रिजल्ट में एग्रीकल्चर स्ट्रीम की पर्टिकुलर, तो पूरे देश के अंदर 180 बच्चे ऐसे हैं जिनके 200 में से 200 नंबर आए, और 60 से ऊपर बच्चे अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के हैं। मैं बात करूंगा JET के रिजल्ट की। JET का जो रिजल्ट है, इसके अंदर पूरे राजस्थान में 405 नंबर के साथ में हमारा शिवम बच्चा है, जिसने पूरे राजस्थान एग्रीकल्चर स्ट्रीम में टॉप किया है। इसके अलावा फर्स्ट और सेकंड रैंक पर अलग अलग कैटेगरी में 8 बच्चे हैं, मतलब MBC फर्स्ट रैंक हमारी, ST फर्स्ट रैंक हमारी, गर्ल्स ST हमारी फर्स्ट रैंक, और जनरल एग्रीकल्चर में फर्स्ट रैंक हमारी। सेकंड रैंक की बात करता हूँ, EWS सेकंड रैंक राजेंद्र बच्चा हमारा। इसके अलावा सेकंड रैंक के अंदर बात करता हूँ तो हमारा MBC कैटेगरी के अंदर भी, इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी उमेश बेटा यहाँ, इसकी भी जो है सेकंड रैंक रही है इसके वर्ग के अंदर। तो ओवरऑल रॉयल इंस्टीट्यूट का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है, और इस बार भी हमारे सैकड़ों में बच्चे देश के टॉप यूनिवर्सिटीज, चाहे वो स्टेट की बात हो चाहे आपकी नेशनल लेवल की बात हो, बच्चे जाने वाले हैं। बहुत बढ़िया बेटा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जब रॉयल इंस्टीट्यूट को आपने चुना और आप चाहते थे कि हमारे यहाँ सपने साकार हो, दोनों एग्जाम की आपने तैयारी की, लॉन्ग ईयर बैच के चारों ही बच्चे रघुनाथपुरा के, चारों ही RG1 के, आप RG3 के, आप RG2 के, तीनों बच्चे RG1 के हैं, रघुनाथपुरा में रहे, हमारा अर्बन गुरुकुल है वो। अब क्योंकि साल खत्म हो चुके हैं, एग्जाम हो चुके हैं, आपका रिजल्ट भी आ चुका है, तो हम जानना चाहेंगे आपका क्या रिजल्ट रहा। आप हमें CUT का रिजल्ट भी बताएं और JET का रिजल्ट भी बताएं। सर मेरे CUT में 552 नंबर थे, और अच्छा। JET में 372। 372। सर JET में आपकी क्या रैंक रही? सर ओवरऑल 15 और OBC कैटेगरी में 10वीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रिजल्ट इस बच्चे का रहा है। और आप देख सकते हो 552 नंबर CUT में आए हैं, और
कई बार बच्चे तैयारी करते हैं सीयूटी की तो यूँ सोचते हैं जेईटी नहीं होगा, कोई जेईटी की करता है तो यूँ सोचता है 1 साल में सीयूटी की नहीं होगी। नहीं सर, दोनों एग्ज़ाम की नहीं करनी मुझे तो एक ही एग्ज़ाम की करनी है ताकि मैं एक एग्ज़ाम को अच्छे से कवर कर सकूँ। मुझे लगता है अगर एक बच्चा मन से तैयारी करे तो दोनों एग्ज़ाम कर सकता है। पूरे राजस्थान में सामान्य वर्ग के अंदर इसकी 372 नंबर के साथ में 15वीं रैंक रही है, ओबीसी में 10वीं रैंक रही है, 552 नंबर, 372 नंबर, बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बेटा, बधाई हो। नेक्स्ट बताएंगे बेटा, आपका क्या रिजल्ट रहा? मेरा सीयूटी के अंदर 448 बहुत और बढ़िया। जेईटी के अंदर 322 नंबर रहे। 322 322 नंबर जी सर। और उसमें 448 नंबर। जी सर। बहुत बढ़िया, गजब का रिजल्ट रहा है बेटा तेरा भी, बहुत बढ़िया, नाइस। उमेश आप बताएं बेटा, आपका क्या सर रिजल्ट मैं रहा? सबसे पहले जेईटी 2030 का रिजल्ट बताना चाहूंगा, जी जी, जिसके अंदर मेरे 153 नंबर आए थे। केवल 153 नंबर आए थे। यस सर। 23 में दिया था वन। यस और सर। इस बार क्या रहा? सर मेरे इस बार 374 है। जेईटी में 374 नंबर, 374, बहुत बढ़िया, गजब का। कौन सी रैंक रही आपकी? सर 13 रैंक थी ऑल ओवर इंडिया। 13वीं रैंक ओवरऑल राजस्थान में जनरल है। और कैटेगरी रैंक कौन सी है? सेकंड। सेकंड रैंक है, एससी कैटेगरी में पूरे राजस्थान में सेकंड रैंक लेके आया, बहुत बढ़िया। और सीयूटी का क्या रिजल्ट रहा? सर सीयूटी के अंदर 531। 531 नंबर सीयूटी में आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, तेरा बहुत जबरदस्त मिल रहा है। ढाका साहब आप बताओ, आपका क्या रिजल्ट रहा? सर मेरे सीयूटी का स्कोर 504 था और जेट का स्कोर 295 रहा। 295, 295 नंबर जेईटी में और 504 नंबर सीयूटी के अंदर, बहुत बढ़िया, गजब का रिजल्ट। मैं चाहूँगा कि ये जो रिजल्ट बच्चों का आया है ये इनकी कड़ी मेहनत की देन है। इतना आसान काम नहीं है। अक्सर मैं कहता रहता हूँ, आपको लाइन याद भी होगी नहीं हुई तो जिन बच्चों को एग्जाम क्रैक करना है उनको याद भी करना और दिमाग में सेट भी करना है, एग्जीक्यूट भी करना है कि आत्मा से गृह त्याग, आत्मा से मोबाइल त्याग, सब कुछ छोड़ के सोशल लाइफ और सोशल मीडिया दोनों छोड़ के यू हैव टू चूज योर टारगेट एंड डू योर 100%। आपको 100% जो है उसके लिए करना पड़ेगा, टारगेट सेट करना पड़ेगा। आप लोगों ने उस काम को अच्छी तरीके से किया है। अब क्योंकि आप भी इनकी जगह बैठना चाहते हैं, इनकी यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं, तो आप लोगों को हम गाइड करेंगे धीरे धीरे करके, एक एक बच्चे से पूछते हुए कि कैसे इनका सफ़र यहाँ तक पहुँचा। सबसे पहले आप ही बताएं बेटा, आपने जब यहाँ तैयारी की तो लास्ट ईयर का रिजल्ट बताएं हमें पहले, लास्ट ईयर सर जेईटी का। लास्ट ईयर मेरे जेट में 149 नंबर थे अच्छा और सीयूटी का स्कोर 189 था। अच्छा, इतने नंबर आए थे इतने आपके से। जब आप यहाँ आए हाँ सर। आरजी2 बैच के अंदर, हाँ। आपने पढ़ना चालू किया होगा। हाँ। तो सबसे पहले तो बच्चा आता है तो उसका मन वाली समस्या रहती है, यस। तो आप आते ही सेट हो गया, थोड़ा समय लगा? सर थोड़ा 2-4 दिन का समय लगा। उसमें क्या है, पहली बार मैं यहाँ पर आया तो पहले तो आपकी बातें सुनी, अच्छा तो मैंने सोचा कि हो सकता है अपन भी कर सकते हैं, पीछे का रिजल्ट रहा है वैसे कुछ। हाँ फिर सर मुझे वहाँ हॉस्टल में गया तो हॉस्टल की फैसिलिटी बढ़िया थी और मैं वहाँ पर रहा तो मुझे 1-2 संडे को मोटिवेशन सेमिनार से बहुत शिक्षा मिली और बाद में मैंने ठान लिया कि करना है कुछ। हाँ। इसीलिए मैंने मोबाइल सब त्याग दिए और मन से काम किया था। मन से काम किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताइए उमेश बेटा, आप रहे यहाँ पढ़े और क्योंकि पिछली बार आपके 153 आप जो बताइए आपने इतने Yes. नंबर आए थे, फिर अभी आपने पहाड़ जैसा लक्ष्य हासिल किया एक तरीके से, कई बच्चों के तो सपने होते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने जो कंटिन्यू तैयारी की एडमिशन से लेके एग्जाम तक आप यहाँ रहे कंटिन्यू, यहाँ के टीचर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से आप एक नॉर्मल स्टूडेंट को जिस तरीके से आपको टॉपर बना दिया, तो यहाँ के टीचर्स जैसे हैं, आपकी एग्रीकल्चर है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तीनों सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं वो किस तरीके से आपसे आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं, कैसे आपको, क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बहुत सारा ऐसा पार्ट है जो आप 11th-12th में नहीं पढ़ते हो और नए सिरे से आपको पढ़ना पड़ता है। लगभग नीट के जो बच्चे हैं उनको इन बच्चों को टक्कर देनी होती है और नीट के बच्चे जो क्योंकि वो ऑलरेडी इंटेलिजेंट होते हैं इसलिए वो जनरल वे में जो है बायो और मैथ लेते हैं और मैथ वाला बच्चा भी इनके कॉम्पिटिटर रहता है, लेकिन ज़्यादा बच्चे बायोलॉजी वाले रहते हैं। तो आप टीचर्स के लिए आप बताएं कि किस तरीके से आपने अपने आप को मैनेज किया उनके साथ? सर मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले हमें बेसिक से ही स्टार्ट कराया गया था सब कुछ। बिल्कुल। अगर हमें कार्बन का ये भी नहीं बताया, कार्बन 6 पे आता है एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में, हाँ। तो हमें इतना बेसिक से पढ़ाया गया था कि सब कुछ बेसिक ही मतलब आप जब आए तब आपको ये पता ही नहीं भाई, पीरियोडिक टेबल की पूरी बेसिक जानकारी नहीं थी? नहीं सर, नहीं थी। अच्छा, सब कुछ आपने यहाँ आके सीखा? यस सर। अच्छा, केमिस्ट्री कौन कौन से सर पढ़ाते थे आपको? सर शरद सर थे, खान सर थे और
उसके बाद वो सुनील सर थे और बहुत सारे सर थे, अच्छा, बहुत बढ़िया। साजिद सर थे। हाँ, बायोलॉजी भी कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि हमें याद ही नहीं हो रहा, Yes, तो यहाँ बायोलॉजी के टीचर्स के लिए बताएं आप कैसा सर रहा? बायोलॉजी के टीचर बहुत अच्छे थे और सबसे फेवरेट हमारे समीर सर थे, अच्छा अच्छा समीर सर और ओपी सर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, आप बताएं बेटा, आपको दें एक बार। हाँ हर्ष, आप बताएं बेटा, चलो आप बता दीजिए, आपके बैच के मेंटर कौन थे? सर हमारे जो बैच के मेंटोर थे वो हमारे एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट अंशुमान सर थे। अच्छा अच्छा अच्छा, 200 में से 200 नंबर आए कई बच्चों के, जी सर। पूरे देश में 180 के आए, उनमें 60 से ऊपर रॉयलियंस है। तो आप एग्रीकल्चर की फैकल्टी जो है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? एग्रीकल्चर देखो 3 चीज़ों से मिलकर बना था, जैसे जो एनिमल हस्बेंड्री हुई, हॉर्टिकल्चर हुआ और जो अपनी एग्रोनॉमी होती है वो, एग्रोनॉमी वाला। उन तीनों के मतलब अलग-अलग टीचर थे। और जैसे मैं बात करूँ एग्रोनॉमी की तो यहाँ पे कम से कम 4 टीचर हैं एग्रोनॉमी के, और जो हॉर्टिकल्चर है उसके यहाँ पे कम से कम 3 टीचर हैं, और जो एनिमल हस्बेंड्री है उसके यहाँ पे कम से कम 2 या 3 टीचर हैं। बहुत बढ़िया। तो एक बैच के अंदर लगभग 3 से 4 टीचर पढ़ाने जाते हैं, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे आपकी केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में तो अभी हमने लगभग टॉपिक वाइज फैकल्टीज रख दी है भाई, 2-3 चैप्टर ही एक सर पढ़ाएंगे ताकि उन चैप्टर्स को बच्चों को अच्छे से करा सके। अब मैं हर्ष से जानना चाहूँगा, आप भी बेटा यहाँ सबसे पहले टीचर्स के लिए बताएं, क्योंकि काफ़ी आप जुड़े हुए सभी टीचर्स से रहे हैं, तो आप उनके लिए बताएं कैसा बच्चों के साथ टीचर्स का बिहेव रहता है, क्योंकि रॉयल इंस्टीट्यूट लोगों का यूँ मानना है कि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छे टीचर्स यहाँ हैं। तो बहुत अच्छे टीचर्स से टाई बेल्ट लगा रहे इसलिए हैं, या बच्चों के साथ में उनका कम्युनिकेशन कैसा है? क्या एक गाँव का बच्चा, किसान का बच्चा इस फेमस फैकल्टीज के साथ में अटैचमेंट उनका रहता है, या खाली क्लास लेने का ही काम रहता है? आप बताएं। सर टीचर्स का बिहेवियर एकदम बढ़िया था, बच्चों के साथ उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, साथ में हर बच्चे के साथ प्रॉपर अटैचमेंट थे। वो कोई भी अच्छा। बच्चों को प्रॉब्लम आए तो वो पर्सनली जाके सर को बता सकते थे, और उस प्रॉब्लम को सर मतलब आराम से सोल्व करते, वो हेल्प Yes, sir. करते हैं आपकी, बहुत Yes, बढ़िया। sir. मतलब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। आप यहाँ कंटिन्यू पढ़ते रहे, मान लो पूरी साल आप पढ़े, आपने देखा होगा क्योंकि आपके 552 नंबर आए हैं, बहुत नंबर होते हैं 552, खूब नंबर होते हैं। इधर भी आपके 372 नंबर आए हैं। अच्छा, आपने पूरी साल मेहनत किया। आप उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे? आप तो पहले ये बताएं, आपकी रैंक क्या आती थी साल भर? सर टॉप 3 में। टॉप 3 में पूरी साल इस बच्चे ने टॉप 3 रैंक है उनको इसने मेंटेन किया, और फाइनल रिजल्ट में भी देखो तो ये बच्चा हमारा टॉपर्स है उनमें से है, और बहुत ही सिंसियर ये बच्चा रहा। लगातार टॉपर रहने के बाद में कई बार अपने आप को बच्चों को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपके साथ में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी अच्छी रैंक आती थी, टॉप 10 में चलते थे, 15 में चलते थे, 20 में चलते थे, लेकिन जैसे कोर्स कंप्लीट हुआ आपका, फरवरी मार्च का महीना आया, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो गांव चले गए होंगे। आप मुझे पहले बताएं, कुछ बच्चे गांव गए कि नहीं गए? सर गए थे, ऑफ कोर्स गए थे। और तो रिजल्ट पे भी बहुत फर्क पड़ा उनके। फर्क पड़ा उनके? Yes, sir. तो मैं सभी बच्चों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि बेटा, अगर जब आप एडमिशन ले लेते हो और जब आपने तय कर लिया है कि 12 महीने हमें तैयारी करना है, तो कोर्स पूरा होने के बाद में प्लीज आप एग्जाम तक रहें। हमें दुख होता है, मैं कहता हूँ कि 500 से ज़्यादा हमारे पास सबसे ज़्यादा है, 300 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा है। हम नेशनल लेवल पर संख्या के मामले में टॉपर्स हैं। हम जेईटी में 300 से ऊपर की बात करो, चाहे ओवरऑल सिलेक्शन की बात करो, हमारा इंस्टीट्यूट टॉप है। इंस्टीट्यूट की तरफ से एवरेज बच्चे जो है सिलेक्ट होके जा रहे हैं, रास्ता भटके हुए बच्चे सिलेक्ट होके जा रहे हैं। लेकिन हमें उस टाइम दुख होता है जब एक बच्चा हमारी पूरी मेहनत करने के बाद में फरवरी मार्च में कोर्स होते ही ये कहता है कि सर मैं घर जाके अब सेल्फ स्टडी करूंगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस बच्चे को नुकसान होता है। यस सर। सर मेरे साथ खुद के साथ हुआ था। अच्छा। जैसे मैंने सीयूटी में एग्रीकल्चर का पेपर दिया, अच्छा। तो उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण मेरे को घर जाना पड़ा, और उसका असर मेरे जेईटी के रिजल्ट पे पड़ा। जेईटी पे पड़ा। अगर जेईटी में अगर ये लास्ट के 5-7 दिन अगर ठीक रहता है इसका स्वास्थ्य, और तो मुझे लगता है ये बच्चा 405 का आंकड़ा उसको 100% क्रॉस कर जाता है। हाँ डेफिनेटली। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, आपने पूरी साल अच्छी मेहनत की, और 372 मार्क्स जो आपके आ रहे हैं वो बड़ी बात है। और सीयूटी में आपके 552 नंबर है, देश की सब कुछ ठीक रहा तो टॉप यूनिवर्सिटी है जो आपको मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। आईसीआर का रैंक कार्ड आते ही हमें लगभग स्थितियाँ क्लियर हो जाएगी। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक एक करके कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे पूछता हूँ मैं। जब आप यहाँ रॉयल में आए थे उससे पहले एग्रीकल्चर फील्ड, क्योंकि आपने एजी में एडमिशन ले लिया 11th-12th के अंदर, तो यहाँ और अभी आपने 12 महीने यहाँ पढ़ाई की, तो आपको ओवरऑल कितना कुछ सीखने को मिला,
ओवरऑल इस सब्जेक्ट के बारे में, इस फील्ड के बारे में, ओवरऑल डेवलपमेंट में आपको क्या लगता है, क्या फर्क पड़ा है रोहिल सर में आने के बहुत बाद? फ़र्क पड़ा। सर जैसे 11th-12th में था तो तब पता ही नहीं था कि जेईटी क्या होता है, अच्छा, और वैकेंसीज़ वगैरह का भी नहीं पता था कि एग्रीकल्चर में आगे क्या स्ट्रीम है, एमएससी भी होती है, पीएचडी भी होती है आगे। बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल जानकारी आपको उसके बाद मिली। यस सर। बहुत बढ़िया। आगे मैं जानना चाहूंगा, संस्थान के अंदर आप लोग बताएं बेटा, आप में से कोई भी, कि संस्थान के अंदर जैसे सेमिनार होते हैं, हाँ हर 15वें दिन रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर सेमिनार कराया जाता है, जिसमें जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनको हम उनका सम्मान करते हैं, प्लस कल्चरल एक्टिविटीज़ रखते हैं, बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। हम खुद और बाहर से गेस्ट बुला के कंटिन्यू जो है सेमिनार कराते हैं। अभी मैंने 3 एसडीएम और 3 आरपीएस जो है लगभग उनकी एज 25 ईयर्स के आसपास थी, उनको बुला के बच्चों को गाइड कराया। कंटिन्यू हम सेमिनार रख रहे हैं। जोबनेर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, उन सर को भी हमने बीच में आपके टाइम में बुलाया। इसके अलावा हमने एमपीयूटी के जो हमारे वाइस चांसलर है उनको बुलाए हैं। आरसीए कॉलेज उदयपुर है, इसके प्रोफेसर है, उनको हम अक्सर बुलाते हैं। किसी न किसी ऐसे कैंडिडेट को हम बुला के बच्चों को गाइड करवाते हैं। सीटीआई के हमारे डीन सर हैं, उनको मैंने बुलाया था, पीके सर को। बहुत सारे ऐसे सर जो लगता है हमें कि इन बच्चों को इनसे मिलाने पर डेफिनेटली बेनिफिट होगा, तो हम कंटिन्यू मोटिवेशनल सेशन रखते हैं। हम चाहते हैं कोई बच्चा डिप्रेशन में नहीं आए, क्योंकि वर्तमान का दौर ऐसा है कि कहीं ना कहीं बच्चा किसी न किसी चीज़ की टेंशन ले लेता है। तो आप लोग बताएं बेटा, इन मोटिवेशन सेशन का क्या फ़र्क पड़ता है? सर मोटिवेशन सेशन से हमारे ये फ़र्क पड़ता है कि जैसे भी कोई गेस्ट आते हैं और वो हमें अपनी जीवनी के बारे में बताते हैं, तो हमें लगता है कि ये इतनी धरातल से उठकर इतने ऊंचे जा सकते हैं, तो उस हिसाब से हम भी कुछ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो आपको लगता है सेमिनार अटेंड करना चाहिए और हर बात को बारीकी से सुनना सर चाहिए? ज़रूर सेमिनार अटेंड करना चाहिए और हर बातों को सुननी चाहिए, क्योंकि सर उससे हमें बहुत शिक्षा मिलती है और उससे हमें आगे का पढ़ने का भी जुनून रहता है। जैसे अच्छा, मोटिवेशन सेमिनार हो जाता था हमारी, तो ऐसे जुनून रहता था कि अगले टेस्ट में हमें भी कुछ करना चाहिए और मेडल लेना चाहिए सर। बहुत बढ़िया, गुड। उमेश, आप बताएं बेटा, सेमिनार को लेके आपका क्या कहना है? आजकल अपन देख पा रहे हैं बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट, जगह, शहर है जो कहीं ना कहीं बदनाम हो रहे हैं कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं, गलत लाइन पे जा रहे हैं। रोहिल के बारे में आपका क्या कहना है? 12 महीने आप रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? सर बच्चे जो डीमोटिवेट हो जाते हैं उनको इससे मोटिवेशन मिल जाता है, हाँ। और जो हमारे जो जिनको आप गेस्ट के लिए बुलाते हैं वो हमें बताते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। जैसे पिछली बार आईपीएस या आईएएस ऑफिसर को आपने बुलाया था। बिल्कुल, वो आप उनकी बात करें जो श्रीवी सर आए थे, हाँ जो एसडीएम है, अभी यहाँ हमारे गिरवा एसडीएम लगे हुए थे, उन सर को मैंने बुलाया यस था। सर, जी उन्होंने जी। भी हमें बताया था कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ते वक्त जो एक पेन और पेपर रखना और वो चाहिए। एमपीयूटी के रजिस्ट्रार है, उनको भी मैंने बुलाया था, Yes, बंसीलाल जी को, बीडी कुमाऊं जी को। बहुत बढ़िया। कंटिन्यू हम कोशिश करते हैं और डेफिनेटली मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेमिनार जो है जरूर अटेंड करें। हम जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनको भी रिकॉर्ड करके डालते हैं, कई बार हम लाइव आते हैं, तो कहीं ना कहीं सेमिनार का फर्क पड़ता है। अक्सर हम जो है हमने शेड्यूल बना दिए हैं कि किस संडे कौन से किनका सेमिनार होगा, किस तरीके से होगा, डेफिनेटली उसका फ़ायदा मिलता है। और ये जो बच्चे नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे हैं, ये केवल टीचर्स नहीं, टीचर्स के मोटिवेशन का भी बड़ा फर्क पड़ता है। क्लास लेते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, तो कभी क्लास में ऐसा होता है कि समझ में नहीं आ रहा या मज़ा नहीं आ रहा, Yes, मतलब sir. ऐसा माहौल होता है। एक तो पॉजिटिव माहौल होता है कि Yes, मैं sir. पढ़ूं, पढ़ने की इच्छा हो, और एक ये होता है कि पढ़ना पड़ रहा है। तो रोयल में कैसा माहौल है? सर बहुत सी बार देखने को मिलता है कि बहुत से टीचर वो होते हैं कि मतलब एनर्जेटिक नहीं रहते हैं, जी। पर जब भी हम क्लास में रहते थे तो सर से एनर्जेटिक ही होते थे, चाहे वो शाम की क्लास हो चाहे सुबह की क्लास हो, हमेशा सर हमें एनर्जेटिक ही देखने के लिए मिलते थे। अच्छा, पूरा माहौल बना के रखते हैं। यस सर। बहुत बढ़िया। आप बताएं बेटा, टीचर्स के लिए बताएं आप कि टीचर्स का, जैसे कोई एवरेज बच्चा है, कमजोर बच्चा है क्लास के अंदर, जिस बच्चे के 47% है, 48% है, तो उन पे भी टीचर्स का पूरा ध्यान रहता था, या फिर जो टॉपर्स है केवल उन्हीं को फोकस किया जाता है रोयल में? सर सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे मेंटोर सर, जैसे मैंने बताया आपको कि अंशुमान अंशुमान सर। सर थे, उनको मतलब टॉपर्स का जितना पता था ना कि ये टॉपर्स हैं, तो उनको ये भी पता था कि लास्ट में पीछे से नीचे कौन है। क्योंकि जब भी मतलब टॉपर्स का नाम पूछते थे सर क्लास में, तो वो लास्ट वाले बच्चों को भी पूछते थे कि नीचे से सबसे नीचे कौन है। बहुत उनका बढ़िया। नाम भी लिखते थे और उन पे विशेष करके ज़्यादा ध्यान भी देते थे। बहुत बढ़िया। आप बताएं बेटा,
जो अपने मेंटोर है और क्लास का जो सिस्टम है, आप क्योंकि आप हमेशा होशियार स्टूडेंट रहे, शुरू से ही आप इंटेलिजेंट रहे। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि रॉयल में आने के बाद में ही आपने बहुत ज़्यादा कुछ सीखा होगा, क्योंकि आपके ऑलरेडी अच्छे परसेंटेज है। लेकिन आपने ये तो अनुभव किया होगा कि रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर क्या बेस सेग्रीगेशन जो प्रॉब्लम देश में चल रही है कि इंस्टीट्यूट लाइन के अंदर टॉपर्स को अलग से हाईलाइट किया जा रहा है, कमज़ोर बच्चों को खाली एक बैंकर्स माना जा रहा है। क्या आपने कभी भी कहीं पर किसी भी स्तर पे देखा कि रॉयल इंस्टीट्यूट की तरफ से कमज़ोर बच्चों को इग्नोर किया जा रहा है? नो सर, ऐसा कभी नहीं हुआ रॉयल इंस्टीट्यूट में अभी तक तो, ना आगे होगा ऐसी मेरे को प्रॉपर उम्मीद है। हाँ, बहुत बढ़िया। क्लास के अंदर हर बच्चे पे हम ध्यान रखते हैं और विशेष तौर पे हम मान के चलते हैं कि 20% ऐसे बच्चे जो इंटेलिजेंट है वो अपने आप ही पढ़ लेंगे, 80% तक मान लो आप। लेकिन हम उन बच्चों पे ध्यान देते हैं जो 20% है, जिन बच्चों को पढ़ाई से डर लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, किसी कारणवश बच्चा रास्ता भटक गया, उन सब बच्चों को हम गाइड करके एक प्लेटफॉर्म पे लाके और उन बच्चों को मन से पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। और मुझे लगता है उसके लिए जो है हमारे टीचर्स जो है, बच्चा रूम पे जाके घर पे जाके पढ़े, उसके लिए मुझे लगता है टीचर्स का बड़ा रोल है। अच्छा, कई बार जब बच्चे पढ़ते हैं तो अक्सर पेरेंट्स के कॉल आते हैं और चलते ही वो छुट्टी के लिए बुलाते हैं। जैसे अभी राखी है तो राखी पे कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अभी से फ़ोन करने चालू कर दिए। पेरेंट्स को आप क्या गाइड करना चाहोगे? आप अपना एक्सपीरियंस पेरेंट्स के साथ में शेयर करो कि बच्चों को जब छुट्टी देते हैं रॉयल में हम हमारी तरफ से, तब भी बुलाना चाहिए, अक्सर बीच में बुलाना चाहिए? नहीं सर, प्रॉपर रॉयल इंस्टीट्यूट के वो रूल रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। जब आपने एक साल प्रॉपर बच्चे को इंस्टीट्यूट में भेज ही दिया तो प्रॉपर फिर रूल को मानना ही चाहिए। एक साल में फिर बच्चा भी बढ़िया रिजल्ट देगा जब तक वो फॉलो करेगा रूल को। बहुत बढ़िया। कहने का मतलब है उसको बिल्कुल वन डायरेक्शन होना यस चाहिए। सर। और बीच-बीच में सभी पेरेंट्स और बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जब आपको छुट्टी दे तभी जाएँ बेटा। ये सब इधर वो ही बैठे हैं जो एडमिशन से लेके एग्ज़ाम तक यहाँ रुके हैं। अगर किसी भी बच्चे ने किसी भी कारण से इधर-उधर थोड़ी-सी भी गलती की है तो उसके रिजल्ट में इफ़ेक्ट आ जाता है और जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं डेफ़िनेटली दिक्कत आती है। अच्छा, हर्ष आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप टॉपर रहे हैं। कई बार बच्चे मुझे भी पूछते हैं आके अक्सर, अरे कि सर नेगेटिव खूब हो रहे हैं, मैं नेगेटिव कम कैसे करूँ? तो आपको लगता है नेगेटिव कम करने का क्या उपाय हो सकता है? सर एक तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि मेरे और सही हो जाए, मतलब थोड़ा लालच आ जाता है उनको कि और बेटर रिजल्ट आए। हाँ, हाँ, लेकिन वो ये नहीं देखते कि मेरे को जितने आ रहे हैं उसमें ही सेटिस्फाई होना चाहिए। अच्छा, वो लालच के चक्कर में ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं और वो नेगेटिव हो जाते हैं फिर उनके। इसीलिए ज़्यादा होते हैं यस कईयों सर। के। अच्छा, दूसरा, आप जैसे बच्चों को ये क्या कहना चाहोगे कि कई बार बच्चे क्या होता है जो रोज़ का पढ़ा है वह रोज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन पुराना 20 दिन तक खोल के ही नहीं देखता। और कई बार बच्चा क्या रोज़ का पढ़ा है और रोज़ पढ़ता है, लेकिन उस नोट्स को ही पढ़ता है बार-बार, डीपीपी एक्सरसाइज शीट के हाथ ही नहीं लगाता। तो आप लोगों ने क्या फ़ॉलो किया था? सर रोज़ का रोज़ पढ़ते थे और उस टॉपिक से रिगार्डिंग हर क्वेश्चन रोज़ ही करते थे और कोई डाउट होता तो डाउट सेशन में जाके सर से सोल्व कराते थे वो क्वेश्चन। मतलब आपने न्यूमेरिकल निकाले, यस सर। आपने डीपीपी एक्सरसाइज शीट सोल्व किए। अच्छा, आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप वापस बात करूँगा कि आप टॉप स्टूडेंट में से हो, टॉप आपकी रैंक आएगी, रैंक आई भी है। आप मुझे ये बताओ कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो टॉपर्स की श्रेणी में रहते हैं और कुछ पुअर ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके कम नंबर आते हैं। वो जब टॉपर्स के पास पूछने जाते हैं तो उस जो टॉप स्टूडेंट है, अच्छी रैंक आ रही है, उनको उनकी हेल्प करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? सर ऑफ कोर्स हेल्प करनी चाहिए, टॉपर स्टूडेंट का भी इससे फ़ायदा होता है और उसकी मदद करने से भी कहीं न अच्छा कहीं यस बेनिफिट मिलता है। क्या आप लोगों ने सभी ने कभी हेल्प की सभी बच्चों की? यस जो भी आए आपके पास? मैं ये कहना चाहता हूँ जो मुझे अभी देख रहे हैं बच्चे और जिनकी अच्छी रैंक आ रही है, टॉपर्स हमेशा वही बच्चे बनते हैं, अच्छी रैंक उन्हीं बच्चों की आती है जो कम नंबर आने वाले बच्चों को मोटिवेशन का काम करते हैं, उनको शाबाशी देते हैं, उनको कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो आपने हमेशा ही बच्चों की हेल्प की है। अच्छा, उमेश बताएगा मुझे एक क्वेश्चन, उमेश से पूछता हूँ रैंडम क्वेश्चन। कई बार क्या होता है बेटा, जैसे किसी की रैंक ऊपर नीचे आती है, किसी की 5वीं आ गई, किसी की 15वीं रैंक आ गई, किसी की 22वीं आ गई, किसी की मान लो 89 रैंक आ गई। तो कई बार एक के तो आई 89 रैंक और एक के आई है 5वीं, अब उसकी फर्स्ट रैंक नहीं है। तो उसको हमेशा ऐसे लगता है यार मेरी फर्स्ट रैंक नहीं आई, मेरी फर्स्ट रैंक नहीं आई, उसके चक्कर में वो पूरे 7 दिन खराब कर लेता है। जिस दिन रिजल्ट का पता चलता है रैंक लगते उसी दिन उसका मूड ऑफ हो जाता है। क्या आपका मूड ऑफ होता था या फिर आप अपने आप को उस लेवल पे ले गए थे कि जो कुछ हो गया, अब अपने को पिछले टेस्ट की कमियां को निकालना है और आगे इम्प्रूव करना है? आप क्या करते थे, इम्प्रूव करते थे या फिर दूसरे के ज़्यादा नंबर आ गए उसकी खाली टेंशन लेते थे?
सर मैं बताना चाहूंगा कि मेरी कभी फर्स्ट रैंक नहीं आई थी। हाँ, कभी जी। फर्स्ट आई नहीं थी? नहीं सर, अच्छा, बस कभी कभार मेरी एक या दो बार सेकंड रैंक आई थी, उसके अच्छा। बाद मैं हमेशा टॉप 5 5 4 या फिर 10 के बाहर ही रहा था। नहीं, आपने ऐसे बच्चे तो देखे होंगे ना हाँ सर, जिनके रैंक ऊपर नीचे आने पर वो टेंशन लेते थे, ये या सर फिर लेते वो थे। दूसरे से खुश नहीं रह के दूसरे के अच्छे ऊपर नीचे आने पर वो ऐसे लोड में आते थे। हर्ष बताएगा, आपने देखा होंगे बहुत सारे बच्चे जो लोड में घूमते थे या टेंशन लेते थे, तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे कि आपको इंडिविजुअल रिजल्ट पे ध्यान देना चाहिए या दूसरे से कंपेयर करना चाहिए? सर दूसरे से कंपैरिजन तो करना ही नहीं, मतलब अपना ही ध्यान रखना है, बस अपना रिजल्ट देखना है और उसको अगले टेस्ट में और बेटर करना है। बाकी बाकी देखना ही नहीं चाहिए ना। Yes, वो sir. अगर दूसरे का देखेंगे अपन तो आपको कहीं ना कहीं आपका वो जो टाइम जो उस मैटर पे आप सोच रहे हो वो टाइम कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी का काम करेगा, और वो टाइम तो खराब होगा ही होगा, एनर्जी भी कहीं ना कहीं डाउन होती है। सर मनोबल भी टूटेगा उस बच्चे का, दूसरे से कंपैरिजन करेगा तो। हाँ, सही बात है। तो कोई भी बच्चा जिसकी जो भी स्थिति है, आपके 8वीं रैंक आ गई कोई बात नहीं, आप तो ये नोट डाउन कर लो कि आपके नंबर कितने आए। नंबर अगर आपके 505 आए तो आप ये देखो कि बाकी के 95 जो मेरे नंबर नहीं आए वो कहाँ चले गए, उस पे दिमाग लगाओ आप। समझ गया? ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि कई बार बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं, कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं बच्चे दिवाली तक, जिसे अच्छे से पढ़े, उसके बाद में कई बार बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं या कहीं ना कहीं उनका ध्यान 100% वो नहीं दे पाते। तो उन बच्चों को आप क्या गाइड करना चाहोगे कि अप टू एग्जाम तक आपको अपने आप को मेंटेन करके रखना चाहिए? यस सर, प्रॉपर एग्जाम के लास्ट तक पढ़ना चाहिए, एक दिन पहले तक पढ़ना चाहिए, जैसे आप कहते हो कि एग्जाम के दिनों में तो और बेटर पढ़ना चाहिए। सही बात है, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना नहीं चाहिए। सर। अच्छा, ठीक है। अब ये चीज़ तो हो गई। अब जैसे हम टेस्ट लेते हैं, टेस्ट सीरीज चलाई थी इस बार, ये जो रिजल्ट के पीछे इतना बढ़िया रिजल्ट रहा उसके पीछे ये भी कारण है कि समय पे कोर्स करा के और 2 टेस्ट सीरीज हमने बच्चों की चलाई, जेईटी और सीयूटी की। तो कई बार बच्चा क्या होता है कि पढ़ाई तो रात दिन करता है, फुल सब कुछ अपना झोंक देता है, लेकिन टेस्ट एनालिसिस वाला पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं उसका लूज रहता है। वो पेपर दे के पेपर बस डाल दिया, बस ठीक है, सो रहा आराम से। आप इंडिविजुअली मुझे बताएंगे एक एक करके कि टेस्ट के बाद में आपका क्या रूटीन होता था? सर जैसे टेस्ट के बाद हमारे आंसर की लग जाती थी प्रॉपर, तो बिल्कुल। हम उस टेस्ट में हमारे कितने मार्क्स आए, कितने नेगेटिव है, उनको प्रॉपर देखते थे और उसको सुधारने का प्रयास करते थे अगले टेस्ट में। बहुत बढ़िया, मतलब आपने पूरी साल टेस्ट एनालिसिस किया ईमानदारी से। यस सर। अच्छा, क्या आपने आपके जो टेस्ट में जो भी नंबर आते थे क्या आपने एक पेज में लिखे कि भाई आपकी कहाँ कहाँ स्थिति क्या क्या रही, आप ऊपर नीचे हो रहे हो या फिर ठीक चल रहे हो, कहाँ प्लस में जा रहे हो, मतलब मार्क्स जो है वो एनालिसिस करते थे आप लोग? यस सर। बहुत बढ़िया। तो ऐसा है बेटा कि अगर आपको बढ़िया करना है, बेस्ट करना है, तो आपको पेपर एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा, रिजल्ट एनालिसिस करना ही पड़ेगा। हम खुद बैठ के हर बैच का रिजल्ट एनालिसिस करते हैं कि इस बैच में कितने बच्चों के 300 से ऊपर, आपको खुद को ही पता है, मैं टेबल बना के लाता कि इस बैच में 300 से इतने ऊपर आए, 600 500 से ऊपर इतने, 550 से ऊपर इतने, और 200 से कम नंबर ये आए। अब 200 से कम नंबर इस बार इतने बच्चों के आए, तो अगले पेपर में जो है पूरी टीम मिलके काम करेगी तो इस नंबर को अपने को ऊपर लेके जाना है। तो ऐसे बच्चों को इंडिविजुअल खुद को भी देखना है। बहुत बढ़िया बेटा, ओवरऑल आपने सब चीज़ों के लगभग जो है कर दिए। अच्छा, जब आप पढ़ते थे मान लो तो कई बार डाउट आते थे, तो डाउट को लेकर रॉयल में क्या फैसिलिटी रही, आप लोग किस तरीके से करते थे? सर डेली डाउट सेशन होता था, तो सर से हम रोज जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती थी तो वो डाउट सेशन में वो क्लियर करा देते थे क्वेश्चन। कई बार बच्चे क्या शर्मा शर्मी करते हैं, उनको क्या करोगे? जैसे अरे कौन सर के पास जाएगा, सर क्या सोचेंगे यार यूँ, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उन बच्चों को बोल्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर शर्मा शर्मी तो करनी ही नहीं चाहिए, कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था उस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना चाहिए, नहीं आए तो सर के पास जरूर लेके जाना चाहिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप में से कोई भी इस बार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका जवाब देंगे? क्या आप लोगों ने 12 महीने में टेस्ट होते थे कंटिन्यू, अपने यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, तो क्या आप लोगों ने चीटिंग की कभी टेस्ट के अंदर? नो सर। सर पहली कभी बात नहीं तो की? चीटिंग की नहीं, और हाँ? साथ में इतनी फैसिलिटी थी कि चीटिंग का कोई ऑप्शन भी नहीं हो, कोई कर भी नहीं सकता चीटिंग सर। अच्छा अच्छा, Proper, फिर भी कभी इच्छा हुई एक आधे टेस्ट में कभी आया, आप में से कोई अनुभव शेयर करेगा चीटिंग को लेके? आप बताएं। आरजी1 के 92 बच्चों में हम भी शामिल थे। एक बार क्या हुआ था, शायद संगम हॉस्टल में ऊपर टेस्ट Yes. हुआ था, तो उस दिन मुझे पता नहीं शायद नए कोई इनके एग्जामिनर आए थे, और उन्होंने क्या है कि पूरा हॉल में प्रॉपर ध्यान नहीं दिया था, तो क्लास के अंदर इन सभी बच्चों ने किस्मत आजमा ली। शायद शुरू का ही बेच था वो। हमारे बेस्ट हाँ, आरजीवन बेच था, और शुरू में जुलाई अगस्त के आसपास की बात है। एक टेस्ट के अंदर खूब सारे नंबर आए इनके,
तो हमने देखा भाई इतने बच्चों के तो नंबर नहीं आ सकते। फिर मैंने पूरा एनालिसिस करने के बाद में इनके वहाँ गया मैं, और फिर हमने पकड़ा इनको ईमानदारी से। तो उस बैच के अंदर, उस टेस्ट के अंदर ये सभी बच्चे थे, मतलब चीटिंग वाले में थे। एक ही पेपर ऐसा हुआ था जिसमें इन्होंने सोचा कि चलो फायदा उठा लेते थे उसमें। बाकी आपने कभी बाद में कभी किस्मत आजमाई? नहीं सर, कभी इच्छा भी नहीं हुई चीटिंग नहीं करने? सर। उन बच्चों को क्या करना चाहोगे? क्योंकि मेरे पास अक्सर फोन आते हैं, वार्डन सर जो है, टेस्ट मैनेजर जो है इनके, वो मेरे पास क्लिप भेजते हैं कि ये जो 2 बच्चे जो है पेपर के अंदर ऐसे पूछ रहे थे, उसकी वीडियो क्लिप आती है अपने पास। फिर उन बच्चों को मैं बुलाता हूँ। तो कई बच्चे ऐसे हैं कि एक मतलब चीटिंग एक ऐसा नशा है ये। यस मैं जब बच्चों को पकड़ रहा हूँ तो मुझे समझ में आ गया कि नशे के कई प्रकार हैं, यस और चीटिंग करना भी एक नशा है। जिस तरीके से नॉर्मल नशा आदमी की जिंदगी खराब कर देता है, तो मुझे लगता है चीटिंग का जो बच्चा दिमाग लगाता है वो अपना पढ़ाई में कैरियर खराब कर लेता यस है। सर, ये बात सही है गलत? सही है सर। इसलिए बेटा चीटिंग से दूर रहना। जितनी चीटिंग करनी है खुद ही कर लेना, रूम में कर लेना, और किताबों के साथ कर लेना। चीटिंग का मतलब होता है देखना, तो दूसरे को देखो, इसके बढ़िया है आपके रजिस्टर को बार बार देख लेना, यस सर, इसी से कर लेना जो कुछ करना है। बाकी दूसरे के यहाँ देखने पे दिमाग मत लगाना। हालांकि ये पॉइंट, ऐसे पॉइंट में आपको किस लिए पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको यहाँ आना है इधर, तो आपके अगर एक भी बीमारी है ना, तो वो आपको कहीं ना कहीं इधर आने से रोक देगी। इसलिए मैं हर पॉइंट पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा आप संस्थान में रहे, जैसे आप में से मुझे नहीं पता, कोई गरीब घर का होगा, कोई अमीर घर से होंगे, मुझे नहीं पता। क्या आपने ये प्रेशर में पढ़ाई की कभी कि मेरे मम्मी क्या सोचेगी, पापा क्या सोचेगा, मुझे तो पढ़ना ही है, रैंक लानी ही है, नहीं लाए तो घर पे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे। आप ये सोचते थे हमेशा, या फिर आप ये सोचते थे कि मेरा कर्म है पढ़ाई करना, मेरा काम है 6 से 8 घंटे पढ़ाई क्लास लेना, 6 से 8 घंटे रिविजन करना, 6 से 8 घंटे नहाना धोना सोना, मैं मेरा काम आराम से ईमानदारी से कर रहा हूँ। तो लोड लेके आप पढ़ते थे या फिर फ्री रहते थे? यहाँ का सर कैसा था एनवायरनमेंट, और आपके मेंटली मन में क्या हमेशा कभी प्रेशर रहा? नहीं सर, प्रेशर नहीं रहा। हम बिल्कुल फ्री होके जो काम जिस वक्त करना होता था उसी वक्त करते थे। पढ़ना होता तो पढ़ते थे, और बात करनी होती दोस्तों के साथ तो सिर्फ बात करते थे। अच्छा, मतलब आपने कभी लोड नहीं लिया यस सर। नेसेसरी। कई बच्चे क्या लोड लेते हैं कि वे ब्याज में पैसे लाए हो, नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसे विचार क्या मन में रखना उचित है? नहीं सर, बिल्कुल अच्छा कुछ आप बोलना चाहोगे इस बारे में? ध्यान रखें। हाँ बताइए बेटा, आप बताइए। जैसे कि सर आपने बोला कि कभी वर्डन पढ़ा आपको पढ़ाएगा, ऐसा ऐसा ऐसी बात है कि जितना मान लो जैसे टीचर पढ़ाते थे हमें, तो उनको पता चल जाता था कि बच्चों को कितना पढ़ाना है हाँ। और कितना नहीं पढ़ाना। हाँ हाँ, तो मतलब इतना तो वर्डन वाला तो सिस्टम ही नहीं था कि इतना ही पढ़ाते थे कि बच्चा आराम से पढ़ सके, पढ़ सके, कर दो सके। 2 बार उनको पढ़ सके अच्छे से, हाँ। और अच्छे से तैयार कर सके, इतना ही पढ़ाया जाता था हमें। अच्छा, किसी तरह का कोई हेडेक नहीं होती थी? नहीं आपको लगा कभी जैसे मतलब कि लोड के अंदर इंस्टीट्यूट की तरफ से दबाव रहा हो आप लोगों पे कि आपको इतने नंबर लाने ही है, आप पे ऐसा बच्चों पे प्रेशर बनाया जा रहा हो कि अपने को टॉप रैंक लानी है, अपने को ये करना वो करना, इस तरीके का नेगेटिव माहौल बना के रिजल्ट लाना, या हमेशा हम हमेशा आपको खुश रखते हैं हमारे मैनेजमेंट की तरफ से कि कोई लोड, मतलब आप तो जो होगा देखा जाएगा, अपना 100% दो? प्रेशर वाला सिस्टम है क्या रॉयल में? नो सर, कभी नेगेटिव तो प्रेशर वाला सिस्टम था ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही रहते थे। बाकी कभी ऐसे थोड़ी अलग सी फीलिंग होती तो मैं आपसे पर्सनल मिलता और बढ़िया एकदम पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती थी फिर। हाँ, बहुत बढ़िया। मतलब हम हमारी तरफ से हर बच्चे की हेल्प करते हैं, हर बच्चे की मदद करते हैं, और जो बच्चे यहाँ पढ़ के गए हैं, बहुत सारों को ये भी दिमाग में है कि यार रॉयल में ऐसा विशेष क्या है। विशेष कुछ नहीं है, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और हमारी पूरी टीम काम कर रही है, चाहे बच्चे हो, चाहे हमारा स्टाफ हो, चाहे पेरेंट्स हो। पेरेंट्स का भी मैं आभार व्यक्त करूंगा कि 99% पेरेंट्स जब हम समझाते हैं और वो समझ जाते हैं और हमारा पूरा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि रिजल्ट के अंदर इंस्टीट्यूट, पेरेंट्स और स्टूडेंट तीनों की भूमिका होती है। लगभग सब चीज़ें मैं आप लोगों से पूछ चुका हूँ। अच्छा, आप लोग यहाँ उदयपुर में कैसे हैं? आपके आसपास में भी तो कोई कोचिंग होगी, आप बताएं, आपके भी उधर होगी कोचिंग, चामन से हो? हाँ सर, कुचामन में बहुत कोचिंग है। फिर क्या है सर, मैंने कहीं से क्रैश कोर्स किया था, वहाँ पर मुझे कुछ बताया गया वैसा नहीं मिला अच्छा सर। फिर मैंने क्या ये बात वो 12th का रिजल्ट आया तो डायरेक्टर सर से शेयर की, तो सर उन्होंने बोला कि रॉयल बेस्ट है।
फिर सर मेरे क्या है अच्छा, जेईटी में उसी कोचिंग के डायरेक्टर सर ने बोला? नहीं सर आरएनटी स्कूल। अच्छा, आरएनटी वालों ने, ठीक है। फिर सर मैंने क्या है कि नंबर कम थे इसलिए यूट्यूब पर सर्च किया हाँ। कि अब क्या किया जाए इन कम नंबरों में। हाँ। तो सर मैंने ये डालते ही आपका वो वीडियो आ गया कि जिसके 100 या 150 नंबर है वो क्या करे। फिर सर मैंने आपका वो शेड्यूल देखा जिसमें आप सर बता रहे थे पूरी साल ऐसा करना है, कुछ ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसे करो। तो सर मैंने आपके प्ले लिस्ट चेक की, फिर सर मैं इस तरह रॉयल से जुड़ गया। बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। मतलब वहां से आपको पता चला। यस बहुत बढ़िया। अब आपसे लंबा वीडियो हो गया है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हाँ, मोबाइल फ़ोन के बारे में आपका क्या कहना है? जैसे आजकल पेरेंट्स कहीं तो ये बोलते हैं सर आप बच्चे को रख लो, बस फ़ोन छुड़ा देना, कि फ़ोन छुड़ा देना, फ़ोन छुड़ा दोगे तो हम मान लेंगे सिलेक्शन हो गया। तो रॉयल में क्या वास्तव में फ़ोन छूट जाता है? यस, फ़ोन तो छूट जाता है, फ़ोन तो बिल्कुल नहीं, वो चलाने की आदत ही नहीं रहती। अच्छा, मतलब मन से ये इच्छा ही नहीं होती। यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा कि दुनिया फेसबुक इंस्टाग्राम में पागल हो रखी है और हम यहाँ रॉयल में कहाँ आ गए, जहाँ इंस्टा और फेसबुक देखने को नहीं मिल रही? इंस्टा फेसबुक की कमी महसूस हुई, या फिर पढ़ाई में इतने लगन लग गई कि ये फालतू की चीजें नजर आने लग गई आपको, बाकी चीजें? सर मुझे याद है कि एक दिन मैम ने बताया था कि 1 या 2 दिन हो गए कि इंटरनेट नहीं चल रहा है शायद इंडिया या उदयपुर के आसपास के हाँ एरिया हाँ में। हाँ। फिर हमें पता चला कि हमारे यहाँ तो काफी टाइम से ही नहीं चल रहा है। सही बात है। कुल मिला के हम फोन से जो डिस्ट्रैक्शन है, रॉयल में एडमिशन कराने का मतलब वो तो तुरंत ही खत्म हो यस सर, जाएगा। वो तुरंत ही अच्छा, खत्म हो सबसे जाएगा। बड़ी बात है ये है कि आपको ये पता ही नहीं चलेगा, जैसे कि बच्चों ने कहा, पहले एक इंटरव्यू में रवि ने कहा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं नहीं पढ़ने वालों में से पढ़ने वालों में यस सर। शामिल हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। तो आप जब यहाँ आ जाओगे ना, तब आपको ऐसे पता लगेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके हाथ से ये फोन चला गया और धीरे धीरे करके आपको याद आना ही बंद हो गया। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे पूरे सिस्टम को, जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाए। अब लास्ट में आप लोग बेटा मुझे बताएं कि आप लोगों का क्या सपना है इन फ्यूचर? आप लोग एग्रीकल्चर फील्ड में क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं? सर मैं कुछ अच्छा ही करना चाहता हूँ, जिससे कि अब मेरे पेरेंट्स को भी मुझ पे मतलब वो नाज हो कि उन्होंने कुछ मुझे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट कुछ अच्छा ही किया है। बहुत बढ़िया। मतलब ये चाहता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे पेरेंट्स को यूं लगे, उनको ऐसा महसूस हो कि मेरे बच्चे ने एजी लिया है और कुछ किया है। बहुत बढ़िया बेटा। आप बताएं, आप क्या करना चाहते हैं? सर मैंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इसलिए लिया था कि कुछ फार्मर के लिए अच्छा किया जाए, क्योंकि सर मेरे पिताजी एक फार्मर है। अच्छा, तो सर मेरा सपना है इन फ्यूचर फार्मर्स के लिए कुछ किया जाए और कुछ अच्छी पोस्ट ग्रहण करके मैं आपके पास आना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। आप बताएं बेटा, आप क्या करना चाहते हैं? सर जैसे एक बार मतलब हमारे जो केमिस्ट्री के सर हैं खान सर, उन्होंने मतलब बताया था हमें जॉब के बारे में कि एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर क्या क्या जॉब्स हैं। तो उन्होंने बताया था कि एससीएफ जॉब है, एससीएफ नाम से एग्रीकल्चर कंजर्वेटिव फॉरेस्ट, ऐसी कुछ जॉब है जो मतलब अच्छी है। जैसे मतलब आप अगर इसको तैयारी करना चाहते हो तो इसके मतलब आपको जो बीएससी है वो एकदम अच्छे से करनी होगी और उसके बाद उसको मतलब एग्जाम देनी होगी। बहुत तो बढ़िया। उस दिन से मैंने सोच लिया था कि अब एसीए SCF बनना। जी सर। बहुत बढ़िया, गुड। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, 2016 बैच का हमारा बच्चा अशोक सिंह करके बाड़मेर का, क्रैश कोर्स में ही वो बच्चा सेलेक्ट होकर बीकानेर चला गया था। वहाँ से बीकानेर से पढ़ते पढ़ते उसने बढ़िया तैयारी की, तो IRI के अंदर MSc करने चला गया। और बच्चा पढ़ते पढ़ते ही राजस्थान में AO की वैकेंसी आई, उसका एग्जाम दिया, पूरे राजस्थान में AO में फर्स्ट रैंक लेके आया। उसके बाद में ACF की वैकेंसी आई और ACF के अंदर 40 पोस्ट थी पूरे राजस्थान में। और हमारा वो बच्चा अशोक सिंह अभी एट प्रेजेंट बालोतरा का बाड़मेर का रहने वाला बच्चा ACF बन चुका है इस बैच में अपने। बहुत सारे मेरे मिलने वाले ACF लगे, मिलने वाले मतलब मिलने वाले, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि उन मिलने वालों में मेरा एक स्टूडेंट भी है, अशोक सिंह, मयूर स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा है वो। तो डेफिनेटली आप भी बेटा 100% ACF बनोगे, और जो आपका सपना है उसके अकॉर्डिंग आपको जब तक अचीव नहीं हो तब तक आपको प्रयास करना है। अब आप बताएं बेटा, हर्ष बताएं, आप क्या करना चाहते हैं? सर मैं बीएससी के बाद एमएससी और एमएससी के बाद पीएचडी करना चाहता हूँ और आगे प्रोफेसर या एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ और फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। अब मैं बधाई दूंगा सब बच्चों को, जिनके पेरेंट्स को, और जो देख रहे हैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा कि इतने लंबे टाइम तक आपने हमें सुना। डेफिनेटली ऐसे बच्चे
जो एग्रीकल्चर में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, बढ़िया फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। और रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप घर बैठ के भी जुड़ सकते हो ऑनलाइन, या फिर यहाँ ऑफलाइन भी आ सकते हो। रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर स्कूल भी हमारा नर्सरी से लेके 12th तक, जिसमें हम साइंस रखते हैं, विशेष तौर पे बायो, मैथ, एजी। एग्रीकल्चर में हम पूरे देश के अंदर स्पेशलिस्ट है। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रॉयल इंस्टीट्यूट से कंटिन्यू हो रहे हैं, और हो रहे कि नहीं हो रहे इसकी जांच के लिए आप इस जो हमारा ये चैनल है इसके प्लेलिस्ट पे जाएं। जैसा कि वो बच्चा बता रहा था, प्लेलिस्ट पे हमने लगभग 150 वीडियो केवल रिजल्ट के अपलोड कर रखे हैं, जो कि पिछले 7 से 8 साल के। जब आप वीडियोस देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस रेगुलरिटी के साथ में, किस कंसिस्टेंसी के साथ में रॉयल की टीम जो है काम कर रही है, और आज देश की हर यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को भेज रही है। हर यूनिवर्सिटी में रॉयल की टीम है। मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी का, और मैं पूरी उम्मीद करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये सभी बच्चे आगे की पढ़ाई पूरी करके दोबारा इस रॉयल के प्लेटफॉर्म पे पहुँचें, और हम पुनः एक बार इन सभी बच्चों का मान सम्मान कर सकें। जब आप बड़े बिजनेसमैन एग्रीकल्चर फील्ड में या बड़े अधिकारी बन के किसानों की सेवा करोगे, तो एक एक करके मैं आपको वापस बुलाऊंगा। बेटा, आपने समय दिया, और अभी लगभग 9 बज रही है। आप इतनी देर बैठे रहे, वेट किया मेरा दिन भर, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, और पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा।